बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूं तनसीर ज़ैदी और मैं हूं सानिया चौधरी। आगाज़ में आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्की शहरियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला किया गया। 1 नवंबर से गिरफ्तारियां और जबरी मुल्क बदरी को यकीनी बनाने के इकदाम किए जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रिहाइश या सहूलियात फराहम करने वाले पाकिस्तानी शहरी या कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 10 अक्टूबर से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर नकलो हरकत कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड से होगी। 1 नवंबर से नकलो हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा पर दी जाएगी। जाली शनाख्ती कार्ड्स कारोबार और प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल के लिए वजारत दाखिला के तहत टास्क फोर्स बना दी गई। नादरा को तमाम जाली शनाख्ती कार्ड्स फौरी मनसूख करने की हिदायत की गई, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, करेंसी स्मगलिंग, हवाला हुंडी और बिजली चोरी में मुलविस अफराद से रियायत नहीं बरती जाएगी। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा अख्तियार है। किसी भी शख्स या गिरोह को ताकत के ज़बरदस्ती इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क में किसी भी किस्म के सियासी मुसल्लह गिरोह या तंजीम की हरगिज़ कोई जगह नहीं। किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करके सियासी मकासद हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात फैलाने वालों से साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन 1 नवंबर तक पाकिस्तान से चले जाएं। डेडलाइन के बाद कारोबार और जायदादें जब्त होंगी। मजीद कहा कि गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाएगा। अफगान शहरियों को वीज़े के बगैर पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रिहाइश देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ के पैगामात इजलास को हर लिहाज से तारीखी करार दिया। जराये के मुताबिक इजलास के दौरान बड़ी क्लैरिटी और गैर मुबहम अंदाज में बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने आखिर में बातचीत की और कहा कि पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है कि वो आगे बढ़कर चैलेंजेस का सामना करे। आर्मी चीफ का कहना था कि हम रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। खिताब के आखिर में आर्मी चीफ ने इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। आर्मी चीफ का कहना था कि एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से बालातर है। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम। सिपा सलार का मजीद कहना था कि एपेक्स कमेटी का इजलास हर एतबार से तारीखी था। ये रिपोर्ट देखिए। एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ के पैगामात इजलास को हर लिहाज से तारीखी करार दिया। जराये के मुताबिक इजलास के दौरान बड़ी क्लैरिटी और गैर मुबहम अंदाज में बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने आखिर में बातचीत की और कहा कि पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है कि वो आगे बढ़कर चैलेंजेस का सामना करे। आर्मी चीफ का कहना था कि हम रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। खिताब के आखिर में आर्मी चीफ ने इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। आर्मी चीफ का कहना था कि एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। जब माशाल्लाह लगता है सब हथियार फेंक देते हैं। फर्द वाहिद ने ही हमेशा मुल्क की तबाही की है। वो फर्द वाहिद चीफ माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई और हो। पार्लिमान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है और मार्शल्लाह के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें, वहाँ क्यों नहीं लाते। इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं जो मार्शल्लाह आने पर हल्फ भूल जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स कहा कि आप मार्शल लॉ के लिए हमसे दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं। जजिस ने आइन के साथ खिलवाड़ की इजाज़त दी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 9 अक्टूबर आइंदा सोमवार तक मुलतवी कर दी गई। जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो और भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहाँ भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात। आप आया करें, वहाँ भी पिटीशन लाया करें ना। चाहे आप एक करो तो फिर ऐसा करें, बाकी अदालतें बंद कर दें, सीधा सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं, खत्म कर देते हैं केसेस को। इस मौजूदा सूरत हाल में अगर ये कानून है ही नहीं तो कोई राइट ऑफ अपील नहीं, खत्म। चाहे वो 5 के साथ सुने या 10 के साथ सुने या फुट सुने या कितने नंबर हैं सुने, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये कानून पहली दफा ये एक राइट ऑफ अपील दे रही है। तरीक़ेकार चीज़ों को देखने का ये कि बहुत अरसे से कोई चीज़ अटैक नहीं हुई है, चैलेंज नहीं हुई है, तो वो फिर उसी तरफ लीन किया जाएगा कि ये सही है। अगर हम वही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, एक अपील अगर मिल गई तो क्या क़यामत आ गई। ये आपको क्या नुकसान हो रहा है,
नहीं, अब आप देखिए काउंसिल की तरफ से नहीं अपेयर हो रहे हैं, अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर की तरफ से अपेयर हो रहे हैं। नहीं, ये अपनी बेबसी ना जाहिर करें। हम आपको देखिए एक मुख्तसर बात ये भी हो सकती थी, हम आपको सुना ही नहीं, हम आपको सुन तो रहे हैं। सूबाई पार्लियामेंट यकीनन हाई कोर्ट को तो इख्तियार दे सकता था, सूबाई पार्लियामेंट तो यही तो इसलिए तो उड़ गया कानून, वो किसी और ग्राउंड पे उड़ा है, इस ग्राउंड पे नहीं उड़ा। सर मेरा एक है आपका आम केस, सिविल कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, आता हुआ सुप्रीम कोर्ट आ गया, ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल फाइनलिटी होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है हमने गलत भी कर दिया फैसले, ठीक है, हम वो वाली बातें कर ही नहीं रहे, हम 84(3) की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है ओरिजिनल सीरीज एक ही जजमेंट है, कोई और जजमेंट है ही, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अगर हम या तो आप कहें वही कॉन्सेप्ट पूरा इधर भी लगता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के दरमियान जजेस के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को दीगर जजेस के साथ बांटा जा रहा है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो अच्छा कानून है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि केस में सवाल अच्छे या बुरे कानून का नहीं, सवाल पार्लियामान की इस कानून को बनाने की अहलियत का है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस दौरान समाअत मुअज़्ज़िज़ जजेस के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, सवाल है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम नहीं महदूद किया जा रहा है। इस कानून का असर चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस पर होता है। दौरान समाअत दरखास्त गुजार नियाजुल्लाह के वकील इकराम चौधरी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक खबर पढ़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सीनियर वकील हैं, क्या आप खबरों की बुनियाद पर दलाइल देंगे? चीफ जस्टिस ने कहा, आपने स्पीकर को खत लिखकर पार्लियामेंट की कार्रवाई की तफसील तलब की, खुद खत नहीं लिखा और चाहते हैं कि पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठकर बेबुनियाद दलील सुने। अदालत को सियासी बहस के लिए इस्तेमाल ना करें, मीडिया मौजूद है, वहां जाकर सियासत करें। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो अच्छा कानून है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, केस में सवाल अच्छे या बुरे कानून का नहीं है, सवाल पार्लियामान की इस कानून को बनाने की अहलियत का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पार्लियामान के इख्तियारात का आइन से ही बताया जाना है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा था, जो ताहाल नहीं मिला। बुनियादी सवाल कानून साजी का तरीकाकार है। पीटीआई वकील उजैर भंडारी की जानिब से अमरीकी अदालत के फैसले का हवाला देने पर चीफ जस्टिस ने कहा, अमरीकी अदालत को छोड़े, अपने आइन की बात करें। पीटीआई वकील ने कहा, 2 समाअतों से मैं सुन ही रहा हूँ, अब आप भी मुझे बोलने दें। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपने तरीके से दलाइल दें, मैं माजरत ख्वाह हूँ। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, आर्टिकल 184/3 में अपील का हक मिलने से तहरीक इंसाफ को क्या मसला है? पीटीआई ने अपना मौकफ पार्लियामान में क्यों नहीं उठाया? पीटीआई वकील ने कहा, किसी सियासी फैसले का दिफा नहीं करूंगा, असेंबली से मुस्ताफी होना सियासी फैसला था। पीटीआई के वकील उजैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल होने पर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन केस की समाअत करेंगे। जज अबुल हसनात के खत पर वजारत कानून ने जवाब दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के अडयाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को लाहक सिक्योरिटी खदशात पर खत भी लिखा गया था। खत में तहरीर किया गया कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत आने के लिए कोई सिक्योरिटी खदशा है। उधर तहरीक इंसाफ ने साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला मुस्तरद कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ किसी डील के तहत गए, ना ही डील के तहत वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान को आजमूदा लीडर की ज़रूरत है जो मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकाले। कानूनी टीम ने हिफाजती ज़मानत के लिए तैयारी शुरू कर दी है। नवाज शरीफ हिफाजती ज़मानत लेकर अदालत में सरेंडर करेंगे। हम इशारों पर यकीन नहीं रखते, नवाज शरीफ बेगुनाह है, रिलीफ मिल जाएगा। हमारा वोट बैंक अच्छे और बुरे वक्त में हमारे साथ रहा। पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि हमारा मुखालिफ वोट बैंक उसके साथ चला जाए। जिन्होंने हमारे साथ या हमारे कायद के साथ या हमारी जमात के साथ जो है वो तजावज़ किया है, तो वो हमें भूलेगा कोई नहीं। वक्त आने पे जो है वो सारे मामला जो है वो सेटल होंगे। लेकिन इस वक्त मियां नवाज शरीफ जो है, अगर कौम के लिए उम्मीद लेके नहीं आएगा और उस उम्मीद को यकीन में नहीं बदलेगा, और हम भी वही गर्दान जो 4.25 साल सबको पकड़ लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसी के ऊपर लग जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने आप से भी और मुल्क से भी ज्यादा प्रोटेक्टिव बेल लेके इंशाल्लाह आएंगे और रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करेंगे। पूरा यकीन है कि मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं और उनके केस में इतनी सख्त ही नहीं है कि हमें ये रिलीफ ना मिले। ऐसे रिलीफ जो है वो 20 लोगों को इससे पहले मिले हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है बगैर किसी इशारे और किसी गारंटी के कि ये रिलीफ जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को मिले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत में आने के बाद पीडीएम की तमाम सियासी जमातों से बात करेंगे। तमाम सियासी जमातों से बातचीत पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है। ख्वाजा साद रफीक ने तलागंग में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि 21 अक्टूबर महज नवाज शरीफ की वापसी का दिन नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख का धारा बदलने का दिन है।
ہم کسی سے انتقام اور بدلے کی بات نہیں کریں گے، پاکستان کی خاطر سب سے بات کریں گے۔ ملک کے خلاف سازش کرنے والے قبروں میں بھی اتر جائیں تب بھی ان کا جرم معاف نہیں ہوگا۔ ذمہ دار ہیں جو 16 مہینے حکومت کر کے آئے، یا وہ ذمہ دار ہیں جو سازشیں کر کے حکومت کرنے نہیں دیتے؟ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ذمہ دار وہ ہیں جو حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے، جو لوگوں کے فیصلے کو نہیں مانتے، جو ووٹ کے فیصلے کو بے آبرو کرتے ہیں، جو آر ٹی ایس کا سسٹم بٹھا دیتے ہیں، جو منتخب وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیتے ہیں یا اس کو جلا وطن کر دیتے ہیں۔ نواز شریف کا کیا قصور ہے بھائی؟ 16 سال 12 سال کی جلا وطنی اور 4.5 سال کی جیل، اس کی زندگی سے 16 سال آپ نے نکال دیے۔ آپ غصہ نکال کے گھر چلے جاتے ہیں اور ملک کو آپ دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ کوئی آپ کو پوچھے کیوں نہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہے یا پوچھنے والا نہیں ہے؟ 75 سال ہو گئے دائرے کا سفر کرتے ہوئے، دائرے کا سفر ختم کیوں نہیں ہوتا؟ دائرے کا سفر کب ختم ہوگا؟ کب لوگوں کا حق کے ہاتھ نیت ان کو واپس ملے گا؟ ہمیں گرانے والے بھی باز نہیں آئے اور ہم بھی اپنے نظریے اور مشن سے باز نہیں آئے۔ ہم تمام سے بات کریں گے، ہماری کوشش ہوگی ایک ایسی حکومت بنے جس میں زیادہ سے زیادہ سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو۔ الیکشن کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے عوام سے موروثی سیاست سے متعلق سوالات کیے گئے۔ ہر فرد اور فرقے نے خاندانی اور شخصیت پسندی کی سیاست کی مذمت کی ہے۔ عوام کے حوالے سے کہنا تھا کہ شخصیت پرستی میں ڈوبے رہنے سے ترقی ممکن نہیں، کارکردگی کی بنا پر ہی نظام چل سکتا ہے۔ جمہوری نظام ہونا چاہیے اور پارٹی میں حقداروں کو آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے۔ مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ شخصیت پرستی میں ڈوبے رہیں گے تو پھر نہیں ہم ترقی کر سکتے۔ کارکردگی ہوگی تو پھر ہی آگے ملک چلے گا۔ جمہوری نظام ہونا چاہیے جس میں کہ کوئی بھی جو پارٹی کا کارکن ہے وہ اوپر آ سکے، یہ نہ ہو کہ بھائی ایک ہی بندہ ہے اس کا بیٹا بن رہا ہے، پھر اس کے آگے اس کا بیٹا بن رہا ہے۔ ان کے اندر یہ جو موروثیت آ رہی ہے، اس کا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو نچلا لیول ہے وہاں سے سیاسی کارکن ہیں ان کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے اور پاکستان کے لیے اس وقت جو کہ سیاست پرستی سے باہر آ جائے، یعنی موروثی سیاست سے باہر آ جائے۔ اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر لوگ عمران خان کے لیے گمراہ کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ان کی بد نصیبی ہے، بدقسمتی ہے۔ منشور کو فالو کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک اسپیسیفک پرسن کے ساتھ جائیں۔ کسی بھی بندے کو، کسی بھی کارکن کو اپنی پارٹی کے نظریات کو بھی نہیں پتا ہے، وہ آگے لمبی چوڑی بات کرے گا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ جہالت ہے۔ ینگ جنریشن کو چاہیے کہ جو لوگ اچھے ہیں، جو اس قابل ہیں، ان کو چانس دیں تاکہ ہمارے ملک کے حال بہتر ہو۔ جہاں خاندانی سیاست ہو، موروثی سیاست ہو، وہاں نظریات کسی کام کے نہیں رہ جاتے۔ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا وہ اس شخص کی تقلید کرے گا، یہ اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی کارکردگی پچھلے چند سالوں میں یا پچھلے کچھ عرصے میں کیا رہی ہے۔ جو پاکستان کو بنانے والے کہ وہ عمران خان ہی نسل میں سے ہیں، عمران خان ضروری ہے، باقی سارے یہ نا کہ وہ غدار وطن ہے۔ ایک پورے 22 کروڑ 23 کروڑ عوام میں صرف ایک یہ محب وطن ہے۔ شخصیات اور موروثیت ہے تو اس لحاظ سے یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ عمران خان آ جائے، اس کے پاس کیا ویژن ہے، کیا سوچ ہے، وہ کیسے ملک کو چلائے گا؟ جو آتا ہے یہی کہتا ہے کہ ہم ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، جب کرسی ملتی ہے سب بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان پہلے اپنے من پسند لوگوں کو لایا تو جس کی وجہ سے بہت سے ملک کے اندر ان پیسفل موومنٹ کا کریشن ہو گئی۔ پورے خاندان وہ سیاسی جماعتوں میں آگے رکھے ہوئے ہیں، عام آدمی کو وہ اپنا کارکن بناتے ہیں، اس کو وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ سیاسی شعور بہت کم ہے، نہ ہی ہمیں اس کی آگاہی ہے اور نہ ہی ہمیں اس کا شعور دیا گیا ہے، تو ہماری سوچ جو ہے انفرادی ہے، مجموعی نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیاں آلموسٹ سب آزما چکے ہیں، کوئی ٹیکنوکریٹ لے کے ہیں یہاں پہ کوئی ملک سنبھالیں۔ شخصیت کے علاوہ نظریات کو فوقیت ملنی چاہیے۔ اکٹھے ہو کے کھاتے پیتے ہیں، ابھی 5 سال آپ نے مجھے نہیں پوچھنا، میں 5 سال آپ کو نہیں پوچھوں گا۔ یہ ان کا یہ حساب کتاب نہیں چلے گا، عوام نہیں چلنے دے گی۔ بڑا غرق کیا ہے اس نے، عمران خان نے 3.5 سال گزارا ہے، 3.5 سال میں اتنا پاکستان کو درپدر کیا ہے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ شخصیت پرستی اس زمانے سے آ رہی ہے، جس طرح سے عوام میں شعور آ رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ پھر شخصیت کو نہیں دیکھے گی، یہ اپنے مفاد کو دیکھے گی۔ سندھ کی 3 بڑی جماعتوں نے نگران صوبائی حکومت پر اعتراضات اٹھا دیے۔ متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور جمعیت علماء اسلام نے 22 اکتوبر سے امن مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ قائم کرنا ضروری ہوگی۔ حمید سمرو تفصیلات رپورٹ کریں گے۔
सिंध में मौजूदा अफसरशाही के खिलाफ सिंध की 3 अहम सियासी कुव्वतें एक पेज पर आ गईं। निगरान सिंध हुकूमत पर भी एतराज़ात। GDA, MKM और JUIF का ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली के लिए मुश्तरका जिदोजहद पर इत्तफाक। फंक्शनल हाउस कराची में तीनों जमातों के रहनुमाओं ने मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। MKM के डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि वजीर आला बदल गया मगर करप्शन की अलामात मौजूद हैं। सिस्टम को तोड़े बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं होगा, जानिबदाराना माहौल ख़त्म नहीं होगा, गैर मुनसिफाना माहौल कायम नहीं होगा और साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। GDA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर अब्बासी ने कहा कि सिंध की निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम और पीपुल्स पार्टी की तर्जमान बन गई है। रविश न बदली गई तो रद्द अमल आ सकता है। हमने 1 महीने से इस बात के हम गौर कर रहे थे, हमने उस वक्त भी ये कहा कि हम तमाम चीज को देख रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज इस तरह जारी रहती है तो फिर यकीनन रद्द-ए-अमल आएगा। JUI के रहनुमा डॉक्टर राशिद महमूद सुमरो का कहना था सिंध में अपोजिशन की तकसीम से पीपुल्स पार्टी फायदा उठा रही है। सूबाई इलेक्शन कमीशन की शख्सियत मुतनाज़ा हो चुकी है, उन्हें अपने ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए। सिस्टम को टूटना चाहिए, वरना अवाम अपने हुकूक के लिए अब तंग आयत व जंग आयत के मुतरादिफ खड़ा हुआ है। लीडरशिप के इशारे का मुंतजिर है, इस तरफ हमें न ले जाएं। राशिद सुमरो का कहना था कि सिंध के अवाम अपने हक के लिए जल्द सड़कों पर आएंगे। 22 अक्टूबर को सक्खर से अमन मार्च का आगाज होगा। इस मौके पर सरदार अब्दुल रहीम, इरफानुल्लाह मरवत, राना अंसार नकवी, ख्वाजा इजहारुल हसन, हसनैन मिर्जा और दीगर भी मौजूद थे। कैमरा में नजर भट्टी के साथ हमीद सुमरो, GNN कराची। नाज़रीन, पेशावर में निकासी आब का मसला हल न हो सका। निकासी आब की मखदूश सूरत हाल ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कई इलाकों में सीवरेज लाइन की सफाई न होने और पानी गलियों में खड़ा रहने के बायस घरों को नुकसान पहुंचने लगा। देखते हैं सैफ शेरानी की रिपोर्ट। में मुतलका महकमों की अदम तवज्ही के बायस निकासी अब का निज़ाम बेहतर न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में निकासी अब की मखदूश सूरत हाल है। सीवरेज लाइनें न होने और पानी गलियों में खड़ा रहने से मकानात मुनहदम होने का खदशा है। गंदा पानी जब होता है, सीवरेज का निज़ाम नहीं होता है तो 100 तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं। कोई आता नहीं है, WSSP या इंतजामिया वाला जो भी है पहले आता नहीं है, या इतने बढ़ जाते हैं कि रास्ते में पानी आता है। मुख्तलिफ इलाकों में निकासी अब के मसाइल के साथ साथ गंदगी के ढेर से भी मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, जबकि महकमे WSSP हुकाम ज़बानी जमाखर्च से आगे न बढ़ सके। WSSP रोज़ाना की बुनियाद पर पेशावर की छोटी बड़ी नालियों की डिसल्टेशन करती है। जब कभी भी वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को नालों में डंप किया जाएगा तो उससे निकासी की जो रवानी है, निकासी आप की जो रवानी है वो उसमें खलल ज़रूर पड़ेगा। तो इसको टैकल करने के लिए हम अवेयरनेस सेशंस भी कर रहे हैं। शहरियों के मुताबिक आवाम को सहूलियात फराहम करने वाले महकमे अगर दावों की बजाय अमली इक़दामात उठाए तो पेशावर एक बार फिर से हकीकी मानों में फूलों का शहर बन सकता है। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ सैफ शेरानी, GNN पेशावर।